गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार का पार्ट 3 आज देखेंगे, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसके हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों देख चुके हैं। यानी आज जो ये चैप्टर है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, इसकी लास्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसमें देख चुके हैं दोस्तों, ये कवर हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये 3 है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आज इसका पार्ट 3 है। यानी कि कल हम जो पारिस्थितिक तंत्र के में पदार्थों का जैव संचरण जो है, जैव भू रासायनिक चक्र, ये अगर हम कल पढ़ेंगे तो इकोसिस्टम वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं एक अभ्यास प्रश्न के साथ। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, संख्या के पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, यह बताना है दोस्तों। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। गुड मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिरामिड से है दोस्तों, पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो अब हम पारिस्थितिकीय पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, देखिए इसको ऐसे समझो। कल हमने देखो खाद्य श्रृंखला पढ़ी थी, फूड चेन पढ़ी थी, पोषण के स्तर पढ़े थे। पोषण के स्तर में हमने कौन कौन से स्तर देखे थे बताइए। पहला देखा था प्राथमिक उत्पादक, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्राथमिक उत्पादक पहला पोषण स्तर था। दूसरा पढ़ा था दोस्तों प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा था सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और तीसरा था टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। ये देखा था ना पोषण स्तरों में कल। अब दोस्तों ये पोषण स्तर है, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इनमें प्रजातियों की संख्या, बायोमास, ऊर्जा का स्थानांतरण, ये जो होता है दोस्तों, तो इसमें ह्रास होता है, कभी कभी संख्या बढ़ती है। तो जब इनको अगर हम आकार में देखते हैं तो दोस्तों इसका आकार पिरामिडीय होता है, पिरामिड जैसा दिखाई होता है। यही इकोलॉजिकल पिरामिड है। अब गुड मॉर्निंग। अब देखिए, अब ये जो पिरामिड है दोस्तों मेनली 3 तरीके के हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है दोस्तों बायोमास पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इन तीनों को थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे जो अभी आपको दिखाया था, फिर आपको क्लियर होगा वो। देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों संख्या के पिरामिड की। तो संख्या के पिरामिड में क्या है दोस्तों, जो अभी ये देखा ना पोषण स्तर जो देखे थे, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। इनमें दोस्तों जो निम्न स्तर से लेकर निम्न पोषण स्तर से उच्च स्तर तक जो अभी स्तर देखे थे तीनों चारों, उनमें जो संख्याओं का संबंध है ना दोस्तों, उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक, उनके बीच में जो संख्याओं का क्या संबंध बनता है, उसको हम संख्या के पिरामिड से देखते हैं। अब जो बायोमास का संबंध बनता है, बायोमास क्या होता है, एक दिन और भी देखा था, ड्राई ऑर्गेनिक जो मैटर है वो बायोमास है। अब इन पोषण स्तरों में दोस्तों अगर हम बायोमास के मध्य जो सभी जीवों का सकल जो बायोमास है उसका अगर क्रम देखेंगे बायोमास के थ्रू, तो बायोमास का पिरामिड है। वही अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में हम ऊर्जा का स्थानांतरण देखेंगे, प्राथमिक उत्पादक से द्वितीयक में कितना, तो उसको अगर एक आकृति में रखेंगे तो वो ऊर्जा का पिरामिड है। अब इसमें आपको याद रखना है, ऊर्जा का जो पिरामिड है ना दोस्तों, वो सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे अभी। और जो संख्या का और बायोमास का पिरामिड है, ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। सेम बायोमास का है, बायोमास का भी सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। अब संख्या का कौन सा पिरामिड सीधा होगा, कौन सा उल्टा होगा, बायोमास का कौन सा सीधा होगा,
ये सीधा पिरामिड है, ये उल्टा पिरामिड है। बायोमास का कौन सा उल्टा होगा, कौन सा सीधा होगा, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए एक इसको ना डायग्राम के हिसाब से आपको समझाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये संख्या का सीधे पिरामिड है। अब ये कहां पर है संख्या का सीधा पिरामिड? देखिए अगर आप तालाब में देखोगे ना दोस्तों, तालाब का जो तंत्र है पारितंत्र, तो वहां आप पाओगे कि संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा है। दूसरा घास स्थल का अगर पिरामिड देखोगे तो वो भी सीधा है। अब ये देखिए सीधा कैसे है, ऐसे समझो इसको। हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, जो सबसे निचला स्तर है वो है प्राथमिक उत्पादक। तो अब आप जो तालाब में देखोगे जो प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी जो स्वपोषक है, वो क्या है, शैवाल है, ये सब है। अब उनकी संख्या अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो उनकी संख्या प्राथमिक उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होगी, रेदर देन की जो ये है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, ये थोड़े संख्या में कम होंगे। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, बड़ी मछली, ये सब, ये और भी कम होंगे। और ऊपर जाओगे दोस्तों तो ये और भी कम होगा। तो इनको जब इनको हम ऐसे जमाएंगे संख्या के हिसाब से, ये और भी कम, ये और भी कम, और फिर इसको मिलाओगे आप, तो ये सीधा पिरामिड बन के आएगा। देखिए सेम ये घास स्थल वाले से, इसको भी आप देखिए। अब देखो संख्या में जो प्राइमरी उत्पादक है, प्राथमिक जो उत्पादक है दोस्तों, ये पहले वाला, अब आप इनको गिनने जाओगे संख्या में तो घास तो बहुत ज्यादा मिलेगी ना, रेदर देन की ये जो जीव जंतु हम देखेंगे ये घास की अपेक्षा कम मिलेंगे संख्या में। और ऊपर जाएंगे तो और भी कम मिलेगा। यहाँ पर शेर होगा तो वो और भी कम होगा। तो इनकी इसको ऐसे ही जमाएंगे हम, ये प्राइमरी जो उत्पादक है, फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, ये और भी कम होगा। इनको मिलाएंगे तो एक पिरामिड बनेगा जो कि सीधा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है समझ में? बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब अगला देखिए, ये देखो ये संख्या का उल्टा पिरामिड है, ये उल्टा बन रहा है। अब ये उल्टा किसका है और ये उल्टा क्यों बन रहा है? देखो इसको ऐसे समझो, ये दोस्तों वन में एक वृक्ष का पारितंत्र है, ट्री का। अब आप देखोगे वृक्ष का जब हम पारितंत्र की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, तो नीचे आप देखोगे तो एक ही हम पेड़ की बात कर रहे हैं, तो एक पेड़ है, ये प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ऑटोट्रॉफ है, खुद का भोजन खुद बनाता है। अब इस पर जो निर्भर है, इस पर जो जीव जंतु बैठे रहते हैं, चिड़िया पक्षी, ये देखिए ये एक से तो ज्यादा ही होंगे ना, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये इस पे ज्यादा होंगे। और इनमें कुछ परजीवी होंगे, ये पैरासाइट्स जो होते हैं, ये और भी ज्यादा होंगे ऐसे। और उच्च परजीवी होंगे कुछ, वो और भी, उनकी संख्या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो, वो और भी बड़े होंगे, सूक्ष्म परजीवी, वो ऐसे होगा। और इसको हम मिलाएंगे दोस्तों तो ये उल्टा पिरामिड बनेगा। तो ये आपको याद रखना है संख्या में, कि संख्या में जो वन के वृक्ष का पिरामिड है वो उल्टा है, और इससे पहले वाले जो देखे तालाब का और घास का, ये सीधा है। तो ये हो गए दोस्तों संख्या के पिरामिड। अब हम बात करते हैं बायोमास वाले पिरामिड की। देखो ये जैव भार का पिरामिड है, ये सीधा है, और ये किसका है, स्थलीय पारितंत्र का। अब बायोमास अभी हमने देखा क्या होता है, ड्राई ऑर्गेनिक वेट। अब देखिए हम बायोमास की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्राथमिक उत्पादक है ये इतने सारे वन में जो वृक्ष है ये। अब इनके अगर हम बायोमास की बात करेंगे, बायोमास क्या है, ड्राई ऑर्गेनिक वेट, यानी इनका शुष्क भार। दोस्तों इनको अगर सुखा दें और उसका भार, इसको एक लेमन अगर भाषा में समझे, इसको सुखा दें दोस्तों, तो पेड़ों का जो सुखाने के बाद लकड़ी है उसका कितना वजन बनेगा, बहुत ज्यादा जैव भार बनेगा ना, बायोमास बनेगा, तो ज्यादा होगा या प्राथमिक उत्पादक बड़ा होगा थोड़ा ही। वहीं अगर इससे ऊपर जो इस पर निर्भर है प्राथमिक उत्पादक, वो सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी जो है, हिरण है, खरगोश है, ये है, इनको अगर इनका जैव भार, इनका शुष्क जैव भार देखे, इनका शुष्क जो भार है वो देखे, तो इससे तो कम ही बनेगा ना, तो ये कम हो जाएगा। और ऊपर जो जंतु है उनका और भी कम होगा, क्योंकि वह संख्या भी कम है उनकी, इनका और भी कम होगा, तो ये घटता जाएगा ऐसे ही, अभी जैसे समझा था। और इसको एक पिरामिड के रूप में अगर देखेंगे तो सीधा पिरामिड बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थलीय पारितंत्र का जो बायोमास का पिरामिड है वो सीधा बनता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब अगला देखिए, ये जैव भार का जलीय पारितंत्र का है। अब ये उल्टा बन रहा है। अब ये उल्टा कैसे बन रहा है, देखिए हमने आपको बताया था कि जलीय पारितंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है, पादप प्लवक। अगर आप देखोगे दोस्तों पादप प्लवक है, ठीक है,
अगर उनका जैव जैव भार देखें, यानी ड्राई ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे हम, यानी उनको सुखा दें, एज ए लेमैन भाषा में देखें, उनको सुखा दें, सुखाने के बाद जो देखा होगा आपने फाइटोप्लैंक्टन कितने से बचेंगे, थोड़े से, वो कम रहेगा उनका जैव भार। वहीं अगर उन पर निर्भर जो शाकाहारी जीव है, जैसे छोटी मछली और ये सब, इनका शुष्क भार इनसे तो ज्यादा ही रहेगा, इनसे ज्यादा रहेगा ये। और जो बड़ी मछलियां हैं, शार्क है, ये सब देखेंगे तो उनका और भी ज्यादा रहेगा। तो इसको अगर इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये उल्टा बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जलीय पायतंत्र का जो बायोमास का पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमेंट करके बताइए। मोनिका अटल, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, अब बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की। अब ऊर्जा का जो पिरामिड है ना दोस्तों, ये सदैव सीधा रहता है। सीधा क्यों रहता है? ये देखो, कल हमने पढ़ा था लिंडेमान का ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% वाला नियम। उसमें क्या था कि हर पोषण स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% भाग ही ट्रांसफर होगा। कल देखा था ना। अब देखिए इसको, प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है, ये रहे। इसमें सपोज कीजिए 100% एनर्जी है, और लिंडमान के 10% के नियम से हमने देखा था ऊपर जो है प्राथमिक जो उपभोक्ता है उनको दोस्तों 10% जाएगी। तो इससे तो कम ही है ना, 100 का 10% जाएगी। उससे ऊपर वालों को 10 का भी 10% जाएगी, 1% ही जाएगी। उससे ऊपर वालों को 0.1 ही जाएगी, और उससे ऊपर और भी जाओगे आप तो 0.01 जाएगी, यानी कि कमी होती जाएगी। और ये जो है ऊर्जा का जो ये स्थानांतरण है एक दिशीय होता है, रिवर्स में है नहीं। तो हमेशा फिर इसको अगर ड्रॉ करोगे तो सीधा ही आएगा। समझ रहे हो? देखो डायग्राम में भी वही दिखाया गया है। प्राथमिक उत्पादक 100%, प्राथमिक उपभोक्ता 10%, फिर द्वितीय उपभोक्ता 1%, 0.1%, 0.01%। तो ये ऊर्जा का जो पिरामिड है सदैव सीधा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उस सवाल को देखते हैं, फर्स्ट वाले को, जो सबसे पहले जो सॉल्व किया था। देखिए सवाल को दिखाता हूं, सबसे फर्स्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि पिरामिड पढ़ लिए। पहला सवाल पिरामिड से स्टार्ट किया था। अब आप उसका आंसर खुद बताना। ये रहा, बताइए संख्या के पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी देखा ना, संख्या और बायोमास के उल्टा और सीधा दोनों हो सकते हैं। बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई पड़ता है। देखो अभी देखा है बड़े पिरामिड, बड़े वृक्ष का सीधा था क्या? थोड़ा टाइम लग रहा है ना। ये बड़े वृक्ष का सीधा, ये उल्टा है, तो स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। हाँ ए सही बता रहे हो। ठीक है, अब देखिए ये हो गए, 1 सेकंड, क्वेश्चंस हो गए पिरामिड वाले। एक अभ्यास प्रश्न और देखते हैं। हाँ ये हमने फिनिश कर लिया था। अब ये आप बताना, पारिस्थितिक पिरामिड के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अभी पढ़ा, हमेशा सीधा होता है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, अभी देखा था बायोमास वाला। पारिस्थितिक पिरामिड की सीमा यह है कि यह 2 या अधिक पोषक स्तरों से संबंधित एक ही जो प्रजाति है उसको ध्यान में नहीं रखता है। एक प्रजाति को संबंधित एक ही प्रजाति को ध्यान में नहीं रखता है, ये इसकी कमी है पारिस्थितिक पिरामिड की। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में पहला सही है, दूसरा भी देखा ये सही है, तीसरा भी सही है। तो कितने कथन सही है दोस्तों? सभी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, एक और सवाल, इसका भी आप कमेंट करके बताइए। पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड जो है, घास स्थल में घास वाला जो संख्या का पिरामिड है वो वन पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न होता है। हाँ बिल्कुल भिन्न होता है, अभी देखा था ना, उसका उल्टा था, उसका सीधा था। घास स्थल तथा वन पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का जीव भार उत्तरोत्तर स्तरों पर ह्रासमान होता है। बिल्कुल अभी देखा था, ये घट रहा था ना वन वाले में बायोमास। किसी परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। परजीवी वाले का भी देखा था, पेड़ वाला, ये पेड़ है, ये उसमें और परजीवी थे, वो सीधा था क्या? उल्टा था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने स्टेटमेंट सही है? 2, केवल 2। ठीक है, गुड मॉर्निंग।
अगला देखिए दोस्तों, अब ये सवाल देखिए आप, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक पारस्परिक क्रिया बताइए और पारस्परिक क्रिया के प्रभाव बताएं। सहभोज्यता, क्या ये इसके साथ मैच करता है? परभक्षण इसके साथ मैच करता है। अंतरजातीय परजीविता इसके साथ मैच करता है। तो ये किस पे सवाल है ये दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है किस कौन से टॉपिक पर है दोस्तों, ये है। अब इस सवाल को हम पहले बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये उसी पर सवाल है। देखिए, जैविक अन्योन्य क्रिया पर यह सवाल है, बायोटिक इंटरेक्शन पर। ये बायोटिक इंटरेक्शन आप पढ़ लोगे तो इस सवाल का आंसर अपने आप खुद दोगे। देखिए, अब बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है दोस्तों, जो जैविक समुदाय, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक दूसरे पर जरूर निर्भर रहते हैं। अब निर्भर किस किस सेंस में रह सकते हैं? देखिए, आवास के लिए निर्भर हो सकते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, प्रजनन के लिए दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। तो ये जो निर्भरता है, तो इसमें कुछ इंटरेक्शन है, जो क्या क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है। देखो, अब जो अन्योन्य क्रिया दोस्तों एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच होती है ना, तो उसको बोलते हैं अंतःजातीय, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और जो भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य होती है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसीज, यानी कि अन्योन्य इसको अंतर जातीय और वो अंतः जातीय। अब इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, ये हम ये पढ़ेंगे, ये आपको याद होना चाहिए एकदम, क्योंकि वो मैच करवा के भी पूछ लेते हैं, वैसे भी स्टेटमेंट दे के भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, पहला हम देख रहे हैं दोस्तों अमेंसलिज्म, असहभोज्यता। इसमें ये याद रखना, प्लस का मतलब है दोस्तों हानि और जीरो का मतलब है कि न्यूट्रल, उस पर अप्रभावी, उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा उसका, और प्लस का मतलब है यहां पर लाभ। ये 3 पॉइंट है। अब जो असहभोज्यता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक जीव को तो हानि होगी, ठीक है, और दूसरे वाले जीव जो है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एक प्रजाति नुकसान में रहती है, दूसरी अप्रभावी रहती है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम कवक और बैक्टीरिया वाला, ठीक है। दूसरा अगर आप इसमें देखोगे वो है परभक्षण, प्रीडेशन, शिकार। अब आप बताइए, परभक्षण जो होता है, शिकार जो होता है दोस्तों, उसमें तो जो शिकारी है, जो शिकार कर रहा है, वो तो फायदे में रहता है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसका शिकार किया जा रहा है उसकी जो जान चली गई वो तो नुकसान में ही है ना। तो एक फायदे में रहेगा, एक नुकसान में रहेगा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, शेर और हिरण। शेर हिरण का शिकार करता है तो शेर फायदे में रहता है, हिरण नुकसान में रहता है। अब परजीविता देखिए, पैरासाइटिज्म। परजीविता में दोस्तों जैसे अमरवेल वाला एग्जाम्पल है, अमरवेल दूसरे पौधों पर उगता है और दूसरे पौधों पर रहता है, वहां से अपना पोषण लेता है। तो उसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, ये आपको याद रखना है। अगला इसमें देखिए दोस्तों, अब कंपटीशन, स्पर्धा दोस्तों। अब स्पर्धा जब होती है दोस्तों, तो स्पर्धा में तो किसी को फायदा नहीं होता है, दोनों को ही नुकसान होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे चूहे की कमी होगी दोस्तों, तो प्रभाव बिल्ली और सांप दोनों पर ही पड़ेगा, ठीक है। अगला इसमें जो आपको याद रखना है, सहभोज्यता, कमेंसलिज्म। इसमें याद रखना है एक को फायदा होगा और एक न्यूट्रल रहेगा, एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति को अप्रभावित। जैसे कि इसमें एक चूसक मछली होती है, वो दोस्तों शार्क की सतह पर चिपक जाती है और उससे अपना भोजन लेती है, लेकिन शार्क पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूसक मछली जो है उसको उससे लाभ हो रहा है। तो सहभोज्यता में एक को फायदा और एक न्यूट्रल। और एक है दोस्तों म्यूचुअलिज्म, सहजीविता। ये म्यूचुअलिज्म तो ये सहोपकारिता भी बोलते हैं, इसमें दोनों को बेनिफिट रहता है, प्लस प्लस दोनों को फायदा रहता है दोस्तों। जैसे कि लाइकेन। अब लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है बताओ? शैवाल दोस्तों और कवक, कवक प्लस शैवाल का म्यूचुअलिज्म है ये। शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन देता है और कवक इसको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कुछ क्लास पहले हमने कोरल रीफ पढ़ा था, कोरल रीफ में जो जूजेंथली था, उनमें दोनों में म्यूचुअलिज्म थी। जूजेंथली कोरल को भोजन और रंग प्रदान कर रहा था और जो कोरल है वो उसको आवास प्रदान कर रहा था, वही सेम इसका एग्जाम्पल है। और एक होता है दोस्तों न्यूट्रलिज्म, तटस्थता, उदासीनता। इसमें दोनों ही अप्रभावी रहते हैं, किसी पर कोई प्रभाव नहीं आता। तो ये जो है जैविक अन्योन्य क्रिया, जो बायोटिक इंटरेक्शन है, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। अब उस सवाल को देखिए, अभी जो किया था ये रहा। देखो, सहभोज्यता के बारे में क्या कह रहा है, एक प्रजाति को हानि और दूसरी प्रजाति अप्रभावी। गलत है, अभी देखा है, सहभोज्यता वाली स्लाइड देखना पीछे जाके, ये गलत है। परभक्षण,
एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को हानि। हाँ, अभी देखा था शिकार वाला एग्जांपल, ये ठीक है। और परजीविता में क्या कह रहा है, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी निष्प्रभावी रहती है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो ये दोस्तों बायोटिक इंटरेक्शन भी हो गया। अब इसमें एक और अभ्यास प्रश्न आप देखिए। हाँ, इसको डायग्राम के हिसाब से देख लो। असहभोजिता, वो पेंसिलियम वाला ध्यान रखना है। परभक्षण, ये शिकार कर रहा है शेर। ये परजीविता, अमरवेल वाला। स्पर्धा, ये कंपटीशन। सहभोजिता, सहजीविता, ये सब दोस्तों बायोटिक इंटरेक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब ये सवाल और बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सहभोजिता में पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। क्या सही है कि? दूसरा है, सहकारिता में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि होती है। दोनों ही गलत है दोस्तों, आप देखो अभी पढ़ा है, सहकारिता दोनों को फायदा हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये दोस्तों आज की क्लास, इसको यही विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। और गर्मी देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टे हाइड्रेटेड और अपना रिवीजन और पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।